हमारे चैनल में खुश आमदीद। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। बेटी, क्या तुम अपने मामू के घर नहीं जाओगी? कब से वो तुम्हें बुलाए जा रहे हैं। इतने दिन हो गए हैं, जाओ कुछ दिन रहकर आ जाओ। उनकी बेटी की शादी में भी कुछ दिन बाकी हैं। वो चाहते हैं कि तुम आकर उनका हाथ बटा दो। बीबी जान ने अब्रश को बुलाकर कहा तो वो बीजान की बात सुनकर कहने लगी, बीजान, अभी तो मेरे पेपर होने वाले हैं, उसके बाद ही सोचूंगी। मेरा तो दिल है कि शादी वाले दिन ही जाऊं, क्योंकि अगर मैं वहां चली गई तो अपने एग्ज़ाम कैसे दूंगी। बीजान ने इसकी तरफ देखा और कहा कि बेटी, तुम्हारे मामू की एक ही बेटी है। अगर तुम उसकी शादी पर भी पहले ना गई तो कितना बुरा लगेगा। तुम जानती तो हो, तुम्हारे मामू ज़रा सी बात का बुरा मनाकर उस बात को दिल से लगा कर बैठ जाते हैं। कोई बात नहीं, तैयारी तो तुमने पहले से कर रखी है ना। चलो सामान बांधो, मैं भी साथ में चलूँगी, तुम्हें कोई भी तंग नहीं करेगा। अब्रश ने बीजान की बात सुनकर सामान बांधना शुरू कर दिया। वो अपने मामू के घर कभी कभी ही जाती थी और आजकल तो अपने कॉलेज में इतनी ज़्यादा बिजी थी कि वहाँ जाने का वक्त ही नहीं मिलता था। बीजान के मजबूर करने पर उसने अपनी तैयारी मुकम्मल की और उनके साथ शादी वाले घर में आ गई। अगले दिन सुबह उसका आखिरी पेपर था और वो रात भर बैठकर पेपर की तैयारी में मसरूफ़ रही। हालांकि बाहर से आती मेहमानों की शोर की आवाज़ें उसे मुसलसल परेशान भी कर रही थीं, लेकिन वो अपना मुकम्मल ध्यान पढ़ाई पर मरकूज़ किए हुए थी। उसे खुद तो कुछ ख़ास शौक़ नहीं था पढ़ने का, लेकिन वो ये पढ़ाई सिर्फ़ और सिर्फ सिकंदर के लिए कर रही थी। सिकंदर आला तालीम हासिल करने के लिए कई साल पहले ही बाहर मुल्क चला गया था। तभी अब्रश ने फ़ैसला किया कि वो भी डिग्री हासिल करेगी, ताकि सिकंदर को इस बात का कभी भी मलाल ना हो कि उसकी बीवी पढ़ी लिखी नहीं है। अभी भी सिकंदर को सोचते हुए उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ ठहरी। बचपन से इसने उसकी ही संगत के ख्वाब देखे थे। अभी वो उसके बारे में सोच ही रही थी कि बाहर का दरवाज़ा बजा और बीजान अंदर दाखिल हुई। इसे यूं किताबों में मशगूल देखा तो कहने लगी, बेटी, ये किताबें कुछ देर के लिए साइड पर रखो। देखो, मैं तुम्हारे लिए गरम गरम दूध लेकर आई हूँ। दूध पियो तो तुम्हारा दिमाग तेज़ हो जाएगा। क्यों हर वक्त इतना पढ़ती रहती हो? बीजान के कहने पर उसने किताब एक तरफ रख दी और कहने लगी, बीजान, आप जानती हैं ना, सिकंदर बाहर मुल्क में रहकर पढ़ाई कर रहा है। क्या मैं अपने ही मुल्क में रहकर डिग्री हासिल नहीं कर सकती? कम से कम इतनी पढ़ाई तो कर लूँ ना कि सिकंदर को कभी मेरी वजह से शर्मिंदगी का सामना ना हो। बीजान ने उसकी बात सुनकर कहा, बेटी, तू भी कैसी बातें सोचती है? सिकंदर को क्यों शर्मिंदगी होगी? तू सलीकामंद है और घर के सारे काम काज भी जानती है, और क्या चाहिए उसे? अरे बीजान, आप तो दुनिया से बिल्कुल अलग हैं। आजकल तो लड़कों को फैशनेबल लड़कियां पसंद आती हैं, और जिनके पास डिग्री हो वो तो कुछ ज़्यादा ही पसंद आ जाती हैं। इसलिए मैं नहीं चाहती कि सिकंदर का ध्यान मेरे अलावा कहीं और जाए। इसलिए मैं अच्छे से पढ़ाई कर रही हूँ। देखना, जब वो वापस आएगा और उसे पता चलेगा कि मैंने उसके लिए डिग्री हासिल की है तो कितना खुश हो जाएगा। वो मुस्कुराते हुए बीजान से कह रही थी तो बीजान ने फ़ौरन से उसकी बलाई ली कि कहीं उसे नज़र ना लग जाए। फिर उसे कहा कि ठीक है, चलो तुम दूध पियो और उसके बाद सो जाना। सुबह तुम्हारा इम्तहान भी है। नींद पूरी नहीं होगी तो इम्तहान कैसे दे पाओगी? अच्छा ठीक है बीजान, मैं सो जाऊंगी। बीजान से कहते उसने दूध का ग्लास उठाकर मुंह से लगा लिया। थोड़ी देर बाद वो सो गई। उसका इरादा था कि सुबह फजर में जल्दी उठ जाएगी और बाकी का रिवाइज कर लेगी, लेकिन सुबह उसकी आंख काफ़ी देर से खुली। वो भी बीजान बार बार उसे उठा रही थी, तभी वो उठ पाई। रात देर से सोने की वजह से उसकी आंखें भी सूजी हुई थी। जल्दी जल्दी तैयार हुई और मामू से कहने लगी, मामू, मुझे जल्दी से सेंटर छोड़ाएं, मेरा आज बहुत ही इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम है। बस ये आखिरी एग्ज़ाम है, इसके बाद मैं शादी को बहुत ही अच्छे से एंजॉय कर पाऊंगी। उसके मामू मुस्कुराकर उसे दुआएं देने लगे कि तुम्हारा इम्तहान बहुत ही अच्छा हो।
اس کے بیٹھتے ہی انہوں نے گاڑی سٹارٹ کی اور اسے سینٹر کے باہر اتار دیا۔ وہ کالج سے BBA کر رہی تھی، کیونکہ شہر جا کر یونیورسٹی میں داخلہ لینے کی اجازت اسے نہیں مل پائی تھی، اسی لیے اس نے سوچا کہ گاؤں کے قریبی کالج سے BBA کی ڈگری حاصل کر لی جائے۔ جب وہ ایگزام دے کر واپس آئی تو دیکھا بی جان بہت خوش نظر آ رہی ہیں۔ اسے دیکھتے ہی کہنے لگی، تمہارے لیے آج ایک بہت بڑی خوشخبری ہے، سنو گی تو فوراً سے خوش ہو جاؤ گی۔ اس نے بی جان سے کہا، آخر ایسی کون سی بات ہے جو آپ کے چہرے پر بھی اتنی چمک نظر آ رہی ہے؟ بی جان نے اسے اپنے پاس بٹھایا اور اس کا ہاتھ تھام کر بولی، جب تم ایگزام دینے گئی تھی تو پیچھے سے سکندر کا فون آیا۔ سکندر کا نام سنتے ہی اس کے چہرے پر شرم کی ایک لالی آ گئی، جسے دیکھ کر بی جان مسکرا اٹھی۔ پھر انہوں نے اسے بتایا سکندر کچھ ہی دن میں واپس آ رہا ہے، اس کی ڈگری مکمل ہو گئی ہے اور اس نے کہا ہے کہ اس نے اپنے ٹکٹ بھی کروا لیے ہیں۔ وہ نہیں چاہتا کہ کسی اور کو کچھ بتائے، بس اس نے مجھے بتایا تھا۔ وہ باقی سب کو سرپرائز دینا چاہتا ہے، لیکن میں تمہیں اس لیے بتا رہی ہوں کیونکہ تم ہر وقت اس کا انتظار کرتی رہتی ہو، ہر لمحہ تم نے اس کے انتظار میں گزارا ہے۔ اب چلو، شادی کے فوراً بعد ہم گھر چلیں گے اور پھر تم سکندر کے آنے کی تیاریاں کرنا، اس کی پسند کے کھانے وغیرہ تیار کروانا۔ بی جان کی بات سن کر وہ مسکرا اٹھی۔ سکندر کی واپسی کا تو اس نے کئی سالوں سے انتظار کیا تھا، اسے یقین ہی نہیں ہو رہا تھا کہ اس کا یہ انتظار ختم ہونے والا ہے اور سکندر واپس آ رہا ہے۔ خوشی سے وہ پاگل ہو رہی تھی۔ شادی کا ایک ایک فنکشن اس نے بہت ہی زیادہ اچھے سے انجوائے کیا۔ شادی ختم ہوتے ہی اس نے ماموں سے کہا، اب میں واپس جانا چاہتی ہوں۔ اس کے ماموں چاہتے تھے وہ کچھ دن اور رک جائے، لیکن اس نے منع کر دیا اور کہا کہ بی جان زیادہ دن گھر سے دور نہیں رہ سکتی، اب ہمیں حویلی جانا ہی ہوگا۔ اس کی ضد پر اس کے ماموں نے کہا، ٹھیک ہے، میں ڈرائیور کے ساتھ تم لوگوں کو بھجوا دیتا ہوں۔ ان دونوں نے اپنا سامان وغیرہ اٹھایا اور گاڑی میں آ کر بیٹھ گئیں۔ سکندر کی واپسی کا سوچ سوچ کر اس کا دل خوشی سے اچھل رہا تھا۔ سکندر کی واپسی میں صرف 2 دن باقی بچے تھے۔ بی جان کی روزانہ سکندر سے بات ہوتی تھی۔ سکندر بچپن سے ہی اپنی ماں اور باپ کے بجائے بی جان سے قریب رہا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جب سکندر کی چھوٹی بہن پیدا ہوئی تھی تو اس کی ماں کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی۔ اس دوران بی جان نے ہی سکندر کو پالا تھا اور اس کی پرورش کی تھی، اسی لیے وہ اپنے ماں باپ کی نسبت بی جان سے بہت زیادہ قریب ہو گیا۔ اکثر ہی جب ابرش بی جان کی گود میں آ کر بیٹھتی تو سکندر کو بہت غصہ آتا اور کہتا کہ بی جان صرف اور صرف میری ہیں، تم ان کی گود سے اتر جاؤ۔ جس پر بی جان اسے سمجھاتی کہ بیٹا تم دونوں میرے لیے ایک جیسے ہو، یوں لڑائی جھگڑے مت کرو، دونوں ہی میری گود میں بیٹھ جاؤ۔ یہ کہہ کر وہ دونوں کو اپنی گود میں بٹھا لیتی۔ سکندر بی جان پر صرف اور صرف اپنا حق سمجھتا تھا، اسی لیے اکثر اوقات ابرش سے لڑتا رہتا تھا۔ لیکن جیسے جیسے وہ دونوں بڑے ہوتے گئے ان کی یہ لڑائی دوستی میں تبدیل ہوتی گئی۔ گھر کے بڑوں نے جب ان کے بیچ اتنی دوستی دیکھی تو سوچا کہ کیوں نہ دونوں کی منگنی کر دی جائے۔ ویسے بھی ان کے ہاں زیادہ تر بچپن میں ہی منگنیاں وغیرہ طے کر دی جاتی تھی۔ اس وقت ان کے داجی بھی زندہ تھے۔ داجی نے فیصلہ کیا اور سب کے سامنے اس بات کا اعلان کر دیا کہ ابرش آج سے سکندر کی منگ ہے اور بڑے ہو کر اس کی شادی صرف اور صرف سکندر کے ساتھ ہوگی۔ اس دن سے ابرش نے بھی اپنے دماغ میں سکندر کو بٹھا لیا۔ وہ صرف سکندر کو سوچتی اور اسی کے سپنے دیکھتی تھی۔ سکندر کیا سوچتا ہے اس کے بارے میں اس بات سے وہ بالکل ناواقف تھی۔ اس نے اس کی سنگت کے کتنے خواب سجا لیے تھے۔ سکندر بہت زیادہ ہینڈسم ہونے کے ساتھ ساتھ بہت ہی ذہین بھی تھا۔ دادا جی نے اس کی ذہانت دیکھتے ہی اسے شہر کے کالج میں پڑھنے کے لیے بھیج دیا۔ ابرش جیسے جیسے بڑی ہوتی جا رہی تھی اسے سمجھ آ رہا تھا کہ سکندر کو پڑھائی سے بہت لگاؤ ہے، تبھی اس نے فیصلہ کیا کہ وہ بھی پڑھائی کرے گی۔ سکندر کو جو بھی چیز پسند ہوتی ابرش فوراً اسے وہی کرنے لگ جاتی۔ اس کی پسند کے رنگ کے کپڑے پہنتی اور اس کی پسند کا ہی کھانا کھاتی تھی۔
ये देखकर सब इसका मजाक उड़ाते। तुम तो शादी से पहले ही उसकी पसंद में ढल गई हो, जिस पर वो शर्मा कर रह जाती। गांव की बहुत सी लड़कियां अब्रश से कहती थी कि तुम बहुत खुशकिस्मत हो, तुम्हारी किस्मत में सिकंदर लिखा है। वो कितना खूबसूरत है और गांव का पहला लड़का है जो इतनी ज़्यादा पढ़ाई कर रहा है। दूसरों के मुंह से सिकंदर की तारीफ़ें सुनकर वो इतरा कर रह जाती थी। उसने कभी इस बारे में सोचा ही नहीं था कि सिकंदर कभी किसी और की तरफ भी मुतवज्जो हो सकता है। सिकंदर खुद उसकी तरफ भी मुतवज्जो नहीं होता था, हमेशा संजीदा रहता और इससे ज़्यादा बातचीत भी नहीं करता था और ना ही इस पर ध्यान देता था। लेकिन अब्रश ने इस चीज़ को कभी भी महसूस नहीं किया। उसे लगता था कि वो सिकंदर को पसंद करती है तो सिकंदर सिर्फ और सिर्फ उसी का रहेगा। उसने कभी ये नहीं सोचा कि सिकंदर भी उसे पसंद करता है या नहीं, या फिर बचपन की वो मंगनी उसे आज भी याद है या फिर वो भूल चुका है। इसने कभी इस तरफ ध्यान ही नहीं दिया। दूसरी तरफ बीजान थी जो हमेशा अब्रश से सिकंदर का ही जिक्र करती रहती थी और उसे कहती थी कि तुम सिकंदर की दुल्हन बनोगी, जिस पर अब्रश का यकीन मज़ीद पुख्ता हो गया। जब सिकंदर ने अपना कॉलेज मुकम्मल कर लिया तो उसने अपने बाबा से कहा कि वो बाहर की यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहता है। उसके बाबा फ़ौरन से राज़ी हो गए और उसके एडमिशन की तैयारियां करने लगे। इसी दौरान दादी की अचानक से वफ़ात हो गई। दादी इतनी जल्दी चले गए कि किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रही थी। अब्रश दादी की मौत पर बहुत रोई थी। वो उनके बहुत ज़्यादा करीब थी। बीजान तो कई महीने अपने कमरे से बाहर ही ना निकल पाई। ऐसे में सिकंदर और अब्रश उनके पास उनका सहारा बनकर रहे। लेकिन इस दौरान भी सिकंदर ने अब्रश से सरसरी सी बात के अलावा कोई बात ना की। फिर कुछ अरसे बाद जैसे ही उसका एडमिशन हुआ, वो अपना सामान बांधकर बाहर मुल्क चला गया और अब्रश पीछे उसके इंतज़ार में बैठी रह गई। सिकंदर कभी भी अब्रश से अपने रिश्ते के बारे में बात नहीं करता था और ना ही उसका जिक्र करता था। अब उसको लगता था जैसे वो अपनी पढ़ाई ख़त्म करने का इंतज़ार कर रहा है, लेकिन वो इस बात से बिल्कुल नावाकिफ़ थी कि सिकंदर को इसमें किसी किस्म की कोई दिलचस्पी नहीं, ना ही वो इसे शादी करने का इरादा रखता है। बचपन में तय की गई वो बात वो कई साल पहले भुला चुका था। वो अब्रश को एक कज़न से ज़्यादा कुछ नहीं समझता था, ना ही उसने इस रिश्ते को लेकर अब्रश को कभी कोई उम्मीद दिलाई थी। उसके दिल में अब्रश के लिए कोई भी जज्बात नहीं थे। वो जानता था कि अब्रश उसे पसंद करती है और कई बार उसने चाहा था कि अब्रश को बता दे कि मैं उसे इस नज़र से नहीं देखता हूँ, लेकिन फिर कुछ सोचकर खामोश हो गया। इसे लगा अब्रश खुद ही समझ जाएगी। जब इसकी तरफ से किसी तरह का कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा तो वो अपने कदम पीछे हटा लेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसकी हर बेरुखी के बावजूद अब्रश ने अपने कदम पीछे की तरफ नहीं मोड़े, बल्कि उसे मज़ीद उम्मीदें जोड़ ली। उसे अब्रश की बेवकूफ़ी कहें या उसका पागलपन, लेकिन बहरहाल वो अपने आप को इस आग में जला चुकी थी। उसे सिकंदर से मोहब्बत से ज़्यादा उसे हासिल करने की तमन्ना थी। हमेशा अपने नाम के साथ उसी का नाम सुना था। उसे लगता था कि उस पर सिर्फ़ और सिर्फ इसी का हक है और सिकंदर सिर्फ उसकी मर्ज़ी के मुताबिक ही चलेगा। जब सिकंदर लंदन गया तो वो एक एक दिन उंगलियों पर गिन कर काटने लगी और अब आखिरकार 5 साल बाद उसकी वापसी की नवीद मिली थी। वो वापस आ रहा था। ये सुनकर ही अब्रश का दिल पागल हुए जा रहा था। जब वो लोग हवेली पहुंचे तो अब्रश ने बीजान से कहा कि चले हम दोनों फ़ौरन से सिकंदर के आने की तैयारियां करते हैं। बीजान उसका पागलपन देखकर कहने लगी, अरे इतनी भी क्या जल्दी है, आहिस्ता आहिस्ता सब हो जाएगा, 2 दिन अभी बाकी हैं। अब्रश ने मुड़कर उनसे कहा, बीजान 2 दिन बहुत ही कम है। आप नहीं जानती मैंने कितने साल उसकी वापसी का इंतज़ार किया है। अब मुझे पूरी हवेली साफ़ करनी है और उसकी पसंद के खाने भी बनाने हैं। चलें जल्दी से अंदर आ जाएं। अंदर आते ही उसने सारी मुलाजमाओं को इकट्ठा किया
और कहा कि जल्दी से पूरी हवेली की सफाई करना शुरू कर दो। उसकी अम्मा ने यह सुना तो किचन से बाहर आई और कहने लगी, अब्रश, क्या हुआ? तुमने अभी घर में कदम रखा नहीं और हवेली की सफाई की बातें करने लगी। खैरियत तो है ना? इसकी माँ की तबीयत ठीक नहीं थी, इसीलिए वो अब्रश के साथ शादी की तकरीब में नहीं जा सकी थी। उन्हें हैरत हो रही थी कि अब्रश घर में दाखिल होते ही हवेली की सफाई क्यों करवा रही है, लेकिन अब्रश ने उनकी किसी बात का कोई जवाब ना दिया और कहा कि ये एक सरप्राइज़ है, आप लोगों को पता चल ही जाएगा, लेकिन इस वक्त मुझे सिर्फ मेरा काम करने दें। बीजान मुस्कुराते हुए एक तरफ बैठ गई, लेकिन उन्होंने भी किसी को कुछ नहीं बताया। वो अब्रश की खुशी को ख़राब नहीं करना चाहती थी। वो 2 दिन बाद अब्रश ने बस हवेली की सफाई करते और सिकंदर की पसंद के खाने बनाते गुजार दिए। उसने एक बार भी नहीं सोचा कि सिकंदर की पसंद बदल भी सकती है। अब वो शिद्दत से उसकी वापसी का इंतज़ार कर रही थी। ये 2 दिन इसे 2 सदियों के बराबर लग रहे थे। हालांकि उसने 5 साल काटे थे, लेकिन अब ये 2 दिन थे कि कट ही नहीं रहे थे। दूसरी तरफ सिकंदर लंदन में अपनी फ़्लाइट के लिए एयरपोर्ट की तरफ निकलने ही वाला था। निकलने से पहले उसने बीजान को कॉल करके कहा कि मैं थोड़ी देर में निकल रहा हूँ, पहुँचकर आपको कॉल कर दूँगा। बीजान ने फ़ौरन से अब्रश को अपने कमरे में बुलाया और उससे कहा, बेटी, सिकंदर एयरपोर्ट के लिए निकल रहा है। इतना अरसा हो गया है मैंने अपने पोते को नहीं देखा। बस अब जब वो आएगा तो मैं उसे वापस नहीं जाने दूंगी। बीजान के मुंह से ये सुनकर अब्रिश एकदम चौंक सी गई और कहने लगी, क्या हुआ बीजान? क्या वो वापस जाने का इरादा रखता है? उसने अपनी पढ़ाई तो मुकम्मल कर ली है, अब वापस जाकर क्या करेगा? उसका दिल एकदम से जैसे किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया था। वो नहीं चाहती थी कि सिकंदर यहाँ से दूर जाए। वो अब उसे यहीं पर बांध देना चाहती थी। बीजान ने उसके चेहरे पर परेशानी के आसार देखे तो कहने लगी, नहीं नहीं बेटा, उसने ऐसी कोई बात नहीं की, तुम यूं परेशान मत हो। ये तो बस मैंने ऐसे ही बोल दिया। वो बाहर क्यों जाएगा? यहाँ पर हमारी कितनी ज़मीनें हैं, यहाँ पर हमारा कारोबार है, इन सब चीज़ों को तो वो संभालेगा। बीजान की बात सुनकर अब्रश के दिल को तसल्ली मिल गई। अगले दिन सुबह सवेरे ही उठकर उसने अपनी तैयारियां शुरू कर दी। सिकंदर की पसंद के रंग के कपड़े निकाले और उन कपड़ों को देखकर मुस्कुरा उठी। सिकंदर को ये रंग बहुत ज़्यादा पसंद था। वो सफ़ेद रंग का दीवाना था। इसने सोचा, मैं भी सफ़ेद रंग पहनती हूँ ताकि जब सिकंदर मुझे देखे तो देखता ही रह जाए। अब्रश दिखने में बहुत खूबसूरत थी। हर रंग उस पर खूब जचता था और सफ़ेद में तो वो बहुत ही प्यारी लगती थी। नहा धोकर उसने वो ड्रेस पहना और मेकअप करने लगी। आज वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसकी अम्मा बार बार उससे आकर पूछ रही थी कि बेटी, आखिर क्या बात है जो तुम इतनी तैयारियां कर रही हो? कुछ हमें भी तो बताओ ना। हवेली के सारे मकीन बारी बारी उससे और बीजान से पूछ चुके थे कि ये सब क्या चल रहा है, लेकिन दोनों ने अपना मुंह बंद रखा। और फिर कुछ घंटों बाद जब बाहर का दरवाज़ा बजा तो अब्रश भागती हुई दरवाजे की तरफ आई। मुलाजिम ने जब दरवाज़ा खोला तो सामने सिकंदर शाह को देखकर एकदम खुशी से पागल हो गया। उसने सोचा भी नहीं था कि सिकंदर साहब इतनी जल्दी वापस आ जाएंगे। उन सब के ख्याल में तो वो कई साल मज़ीद वहीं पर रुकने वाला था। वो फ़ौरन अंदर गया और सबको इत्तला दी कि सिकंदर साहब आ गए हैं। सब ये सुनकर खुशी से पागल होते उसके इस्तकबाल के लिए दरवाजे पर आ गए। अच्छा, तो ये सरप्राइज़ था जिसकी तैयारी यूं छुप छुप कर की जा रही थी। उसकी चच्ची ने मुस्कुराते हुए अब्रश की तरफ देखकर शरारती अंदाज में कहा तो अब्रश मुस्कुराकर शर्म से रुख मोड़ गई। सिकंदर ने सिर्फ एक सरसरी सी नज़र उसकी तरफ डाली थी। बीजान आगे बढ़ी और सिकंदर को गले लगाकर कहने लगी, तुमने कितना इंतज़ार करवाया, इतने सालों में एक बार भी नहीं आए। सब उसे बारी बारी मिलकर उसे शिकवे कर रहे थे। बीजान ने कहा, बाहर क्यों खड़े हो बेटा, अंदर आ जाओ। तभी उसने कहा, बीजान,
मेरे साथ एक मेहमान भी है, रुके मैं उसे लेकर आता हूँ। ये सुनकर सब हैरान हो गए। बीजान कहने लगी शायद उसका कोई दोस्त वगैरह होगा। सिकंदर गाड़ी के पास गया और दरवाज़ा खोलकर किसी को बाहर लाया। सब लोगों की नज़रें आने वाले मेहमान पर मरकूज थीं। सिकंदर उसे साथ लिए इन सब के पास आया तो वो सब हैरान रह गए। किसी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। बीजान फौरन से पीछे मुड़ी और अब्रश की तरफ देखने लगी, जो अपनी आंखों में हैरत और बेयकीनी लिए खड़ी थी। सिकंदर के साथ मेहमान के तौर पर कोई और नहीं बल्कि एक लड़की थी। सिकंदर मुस्कुराते हुए उस लड़की का हाथ थामे आगे आया और कहने लगा, इससे मिलें, ये रोजीना है, मेरी बहुत अच्छी दोस्त है और मेरी बीवी भी। उसकी अगली बात ने सबके सरों पर गोया हवेली की छत गिरा दी थी। किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। अब्रश अपने मुंह पर हाथ रखे अपनी सिसकियां रोकते तेजी से अपने कमरे की तरफ भागी थी। सबने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वो अपने कमरे में जाकर बंद हो गई। किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। सिकंदर उस लड़की को लेकर अंदर आया। बीजान शदीद तरीन गुस्से में थी। उन्होंने सिकंदर से कहा कि सिकंदर, चलो मेरे कमरे में आओ जल्दी से। सिकंदर जानता तो था कि सब गुस्सा तो करेंगे, लेकिन बीजान भी करेंगी, वो इस बात से नावाकिफ था, इसीलिए थोड़ा सा घबरा गया। बाकी सबसे तो वो नहीं डरता था, लेकिन सिर्फ बीजान थी जिनसे वो डरता था, और उनकी बात से इनकार करने की जुर्रत उसके अंदर बिल्कुल नहीं थी। बीजान के कहने पर वो उनके पीछे उनके कमरे में आ गया। बीजान ने दरवाज़ा बंद कर दिया। कहा, सिकंदर, ये सब क्या है? आखिर तुमने ऐसी हरकत क्यों की? सिकंदर सर झुकाए उनकी बात सुन रहा था। बीजान मुसलसल उस पर बरसे जा रही थी और बोली, अब्रिश इतने साल से तुम्हारे इंतज़ार में बैठी रही। तुम जानते थे कि वो तुम्हारी मंगेतर है, उसके बावजूद तुमने ऐसी हरकत की। मुझे तुमसे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। फ़ौरन से तुम इस लड़की को तलाक दो और अब्रश से शादी करो। ये किस्सा यहीं पर ख़त्म कर दो। उनके मुंह से तलाक की बात सुनकर सिकंदर ने झटके से सर उठाया और कहने लगा, नहीं बीजान, मैं उसे हरगिज़ भी तलाक नहीं दूंगा। मैं उसे पसंद करता हूँ और मैंने बहुत सोच समझकर उससे शादी की है। अगर आप लोगों को कबूल नहीं तो मैं हवेली छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चला जाऊंगा। मैंने अब्रश को सिर्फ हमेशा एक कज़न समझा है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। मैं बचपन की उस नाम नेहाद मंगनी को कब से भुला चुका हूँ। उसके मुंह से यह सुनकर बीजान का हाथ उठते उठते रह गया। बाहर दरवाजे से कान लगाए खड़ी अब्रश सिकंदर के मुंह से यह सब सुनकर अपनी जगह पर कांप कर रह गई थी। उसने एक नफरत भरी निगाह उस लड़की पर डाली, जिसकी वजह से आज उसे इतना सब कुछ सहना पड़ रहा था। उसने कभी नहीं सोचा था कि सिकंदर उसके बारे में ऐसे ख्यालात रखता है और उसे कुछ भी नहीं समझता। इसके अंदर नफरत की एक तेज़ लहर दौड़ी और इसने सोचा, मैं सब कुछ बर्बाद कर दूंगी। अगर सिकंदर मेरा नहीं तो किसी और का भी नहीं हो सकता। ये सोचकर वो अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। कुछ देर पहले जो सिकंदर के आने की इत्तला सुनकर सबके चेहरों पर खुशी उमड़ आई थी, वो अब कहीं गायब सी हो गई थी। सिकंदर के माँ बाप भी उसकी इस हरकत की वजह से बहुत परेशान थे और अपने भाई वगैरह के सामने शर्मिंदा भी थे। लेकिन सिकंदर की एक ही रट थी कि वो इस लड़की को तलाक नहीं देगा और अपने साथ ही रखेगा, वरना हवेली छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चला जाएगा। वो इस हवेली का इकलौता वारिस था, इसलिए कोई भी उसे खोने का रिस्क नहीं ले सकता था। बीजान भी बहुत ज़्यादा परेशान थी, ना कुछ खा रही थी और ना ही किसी से बात कर रही थी। अब्रश अलग अपने कमरे में बंद थी। उसे इस रोजीना नाम की लड़की से शदीद नफरत हो रही थी। सिकंदर उसके सामने उसका हाथ पकड़कर उसे अपने कमरे में पूरे हक से ले गया था। ये देखकर इसका दिल किया कि उस लड़की को तबाहो बर्बाद कर दे,
और सिकंदर को उससे छीन ले। बीजान अब्रिश को मुसलसल समझा रही थी कि कुछ भी उल्टा सीधा करने का सोचना भी मत। मैं इस मामले को किसी न किसी तरह से संभाल लूंगी। वो जानती थी कि अब्रिश के दिल पर क्या गुजर रही होगी, इसीलिए उन्हें लगा कि अब्रिश खुद को नुकसान ना पहुंचा दे। लेकिन अब्रिश ऐसी नहीं थी कि वो खुद को नुकसान पहुंचाए, बल्कि वो तो दिल ही दिल में कोई और ही मंसूबा बना रही थी, जिससे बीजान और घर वाले सब नावाकिफ थे। सब बारी बारी उसे हमदर्दी करते। वो खामोशी से सबकी बातें सुनती और आगे से चुप रहती, कोई जवाब ना देती। उसने सिकंदर के सामने आना छोड़ दिया था, लेकिन एक छत के नीचे रहते कब तक एक दूसरे को नज़रअंदाज किया जा सकता था। सिकंदर ने एक दो बार इसे बात करने की कोशिश भी की, तो इसने उसकी बात ना सुनी। एक दिन वो अपने कमरे की बालकनी में बैठी नीचे बागीचे को देख रही थी। तभी उसकी नज़र सिकंदर और रोजीना पर पड़ी। वो दोनों हाथों में हाथ डाले बाग में टहल रहे थे। ये देखकर इसके दिल को आग लग गई। इसने फौरन अपने सामने पड़ा चाय का कप उठाकर नीचे दे मारा और फौरन से पीछे हो गई। सिकंदर और रोजीना जो वहाँ पर टहलते हुए बातें कर रहे थे, अचानक से वो कप गिरने की वजह से घबरा गए और ऊपर देखा तो उन्हें कोई नज़र नहीं आया। सिकंदर को लगा कि कप शायद वहाँ रखा हो और हवा के ज़ोर पर गिर गया हो, लेकिन चाय के छींटे उसके ऊपर भी पड़े थे, जिसे साफ जाहिर हो रहा था कि चाय गरम गरम थी। वो कमरा अब्रिश का था। यकीनन उसने ही अपनी बालकनी से इस कप को फेंका होगा। उसे अब्रिश से ऐसी उम्मीद नहीं थी। उसे लगा था कि अब्रिश इस सब को कबूल कर चुकी होगी, लेकिन उसने नहीं सोचा था कि वो रोजीना को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगी। वो गुस्से से ऊपर अब्रिश के कमरे की तरफ आया। बीजान ने जब उसे गुस्से से अब्रिश के कमरे की तरफ जाते देखा तो तेज़ी से सीढ़ियाँ चढ़ती ऊपर आ गई। सिकंदर ने अब्रिश के कमरे का दरवाज़ा ज़ोरदार आवाज़ के साथ खोला और चिल्ला चिल्लाकर उसे बुलाने लगा। अब्रिश एकदम से घबरा गई और फौरन से सिकंदर के सामने आई। सिकंदर ने चिल्लाकर उससे कहा, ये क्या हरकत थी? तुमने चाय का कप रोजीना पर क्यों फेंका? ये सुनकर बीजान भी परेशान हो गई। अब्रिश ने आगे से फौरन से इनकार कर दिया और कहा कि नहीं, मैंने ऐसी कोई हरकत नहीं की। मैं क्यों भला चाय का कप रोजीना पर फेंकूंगी? मेरा उससे कोई लेना देना नहीं। ये कहकर उसने अपने कमरे का दरवाज़ा सिकंदर के मुंह पर बंद कर दिया। सिकंदर के शोर की आवाज़ें सुनकर सब घर वाले वहाँ पर जमा हो गए। बीजान अब्रिश के कमरे में गई और उससे पूछने लगी, क्या तुमने ऐसी हरकत की है? अब्रिश ने आगे से कोई जवाब नहीं दिया तो बीजान समझ गई कि सिकंदर सच कह रहा था। उन्हें अब्रिश से बिल्कुल ऐसी उम्मीद नहीं थी कि वो कोई ऐसी हरकत भी करेगी और रोजीना को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगी। उन्होंने अब्रिश को समझाया कि ये सब करने का कोई फ़ायदा नहीं, तुम्हें इस सब को कबूल कर लेना चाहिए। बीजान की बात सुनकर अब्रिश ने कहा कि ये बात आपने मुझे उस वक्त क्यों नहीं समझाई जब सिकंदर यहाँ से बिना मुझसे कुछ कहे गया था। आप तो हमेशा यही कहती रही ना कि सिकंदर मेरा है और मैं ही उसकी दुल्हन बनूंगी। और जब वो रोजीना को लेकर यहाँ पर आया तब भी आपने मुझे उम्मीद दिलाई कि आप इस मामले को संभाल लेंगी, लेकिन लगता है कि आप अपने इकलौते पोते के सामने हार चुकी हैं और अब उसका साथ देना चाहती हैं। मैं जानती हूँ आप इस मामले में कुछ नहीं कर पाएंगी। अब ये मामला मुकम्मल तौर पर मुझ पर छोड़ दें, मैं खुद ही अपने तौर पर देख लूँगी। जिसे मैंने इतने सालों तक अपने लिए सोचा है उसे किसी और को कैसे थमा दूँ? आपको लगता है कि मैं रोजीना को उसके साथ रहने दूँगी? ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। अगर वो मेरा नहीं तो वो किसी और का भी नहीं हो सकेगा। उसके लहजे में चिंगारियाँ थीं जिन्हें महसूस करके बीजान परेशान हो गई। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। उन्हें अब एहसास हो रहा था कि इतने साल अब्रिश को सिकंदर के साथ मंसूब रखकर
और उसके लिए उम्मीद दिलाकर उन्होंने बहुत गलत किया है। आगे अब्रश क्या करने वाली थी कोई भी नहीं जानता था। दूसरी तरफ सिकंदर से कोई भी बातचीत नहीं कर रहा था। घर में एक अजीब सा माहौल बना हुआ था, सभी परेशान थे। एक दिन बीजान ने सब बड़ों को अपने कमरे में बुलाया। वो चाहती थी कि इस मसले का बाकायदा कोई हल निकाला जाए। सब जानते थे कि बीजान सिकंदर की तरफदारी ही करेंगी। बीजान ने सबसे कहा कि सिकंदर ने जो करना था कर लिया। हमारी भी गलती है कि हमने इतना अरसा अब्रश को उसके साथ मंसूब रखा। और सिकंदर क्या चाहता है और इसके बारे में क्या सोचता है, हमने इस बात पर कभी भी ध्यान नहीं दिया। मेरे ख्याल से हम सबको रोजीना को कबूल कर लेना चाहिए, और कोई रास्ता नहीं। बीजान के मुंह से यह सुनकर अब्रश की अम्मा कहने लगी, बीजान आप जानती हैं कि सबसे ज़्यादा इस घर में भी अब्रश को सिकंदर के साथ की उम्मीद आपने दिलाई है। आप उसकी हालत देखें, अब अचानक से उसे ये सब कैसे अलग कर सकती हैं। मैं अपनी बेटी को ऐसी हालत में हरगिज़ नहीं देख सकती। उनकी बात सुनकर बीजान ने कहा, मैं जानती हूँ ये मेरी गलती है, तो अब क्या किया जा सकता है। अगर हम रोजीना को सिकंदर से अलग कर भी दें तो क्या सिकंदर तुम्हारी बेटी को अपना सकेगा? बताओ तुम, वो कभी भी उसके साथ खुश नहीं रह सकेगी। क्या तुम चाहती हो कि तुम्हारी बेटी एक अनचाही जिंदगी गुजारे? सिर्फ तुम्हारी बेटी के चाहने से क्या होगा। मुझे सिकंदर और अब्रश दोनों अजीज हैं, इसलिए मैं दोनों में से किसी की ज़िंदगी भी तबाह नहीं करना चाहती। अगर वो कोई बेवकूफ़ी करती है तो उसकी ज़िम्मेदार सिर्फ और सिर्फ वही होगी। उसे इस सबको कबूल करना ही होगा। सिकंदर ने उसे कभी उम्मीद नहीं दिलाई, ये हम सब थे जिन्होंने उसे उम्मीद दिलाई। सिकंदर इस ख़ानदान का इकलौता वारिस है। हमें सोच समझकर फैसला करना होगा। अगर तुम लोगों को मेरे फैसले पर एतराज़ है तो बता दो। बीजान ने ये कहकर सब पर एक निगाह दौड़ाई। सब खामोश थे, यानी उन्होंने बीजान का फैसला कबूल किया था। दूसरी तरफ अब्रश ने अपने दिमाग में एक अलग ही शैतानी मंसूबा बना लिया था, और अपने मंसूबे पर अमल करने के लिए उसने हवेली के एक मुलाजिम को अच्छे खासे पैसे दिए और कहा कि जब मैं कहूँ तो उस दिन तुम मेरा काम कर देना। हवेली का मुलाजिम इतने पैसे देकर फौरन से मान गया। दूसरी तरफ बीजान ने घर में इस बात का ऐलान किया था कि सिकंदर और उसकी बीवी की शादी के ऐलान के लिए गांव में एक छोटी सी दावत रखी जाएगी, ताकि सबको इस बात का इल्म हो जाए कि सिकंदर की शादी हो गई है और रोजीना अब हमारे घर की बहू बन गई है। घर भर में इस दावत की तैयारियां शुरू हो गई। बीजान का हुक्म था, इसलिए सब ना चाहते हुए भी इन तैयारियों में मशगूल हो गए। इन सबको तैयारियों में मशगूल देखकर अब्रश ने अपनी अम्मा से कहा कि अब तो आप सब लोग खुश हैं ना? मेरे दिल को किरची किरची करके कैसे खुशियां मना रहे हैं, और आप मेरी माँ होकर भी इन खुशियों में शामिल हैं। मेरी बर्बादी का आपको कोई अफसोस नहीं? अब्रश के यूं तिलमिला कर कहने पर उसकी अम्मा ने एक बार उसकी तरफ देखा और कहा कि देखो बेटा, मुझे इतनी बात तो समझ में आ गई है। सिकंदर तुम्हें कभी भी पसंद नहीं करता था। वो तुम्हें सिर्फ एक कज़न समझता रहा और उसने इस मंगनी को कभी कबूल नहीं किया, और ना ही कभी तुम्हारे दिल में मौजूद जज्बात को बढ़ावा दिया। अगर ऐसी सूरत में हम तुम्हारी शादी उससे कर भी देते तो सारी ज़िंदगी तुम उसमें अपने लिए मोहब्बत ढूंढती रह जाती, और मुझे तो यूँ लगता है जैसे तुम्हें सिकंदर से मोहब्बत नहीं, बल्कि तुम बस उस पर सिर्फ कब्ज़ा जमाना चाहती हो, उसे अपने तसल्लुत में रखना चाहती हो। लेकिन सिकंदर ऐसा शख्स नहीं है जिसे तुम अपनी मर्ज़ी से चला सको। हर एक इंसान अपने अंदर आज़ाद होता है, तुम किसी को भी अपनी कैद में नहीं रख सकती। काश तुम इस बात को समझ सको। इतना कहकर वो वहाँ से उठकर चली गई। वो जानती थी अब्रश उनकी बातों को एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल देगी, लेकिन उन्होंने एक कोशिश की थी कि उसे समझा सके।
लेकिन अब्रश ने उनकी किसी बात को संजीदगी से नहीं लिया। उसे लगा कि उसकी माँ भी सिर्फ सिकंदर का साथ दे रही है। हर कोई उसे अपना दुश्मन लगने लग गया। जिस दिन सिकंदर और रोजीना की शादी के ऐलान के लिए तकरीब मुनक्किद की गई, उसी रात अब्रश ने उस मुलाजिम को बुलाया और उसे हिदायत दे दी। सिकंदर बाहर अपने दोस्तों वगैरह में मशगूल था। रोजीना अंदर कमरे में थी। ये बिल्कुल सही मौका था अपना काम सरअंजाम देने का। अब्रश ने मुलाजिम से कहा कि तुम अंदर जाओ। जैसे ही मुलाजिम अंदर गया तो अब्रश ने पीछे से दरवाजे को कुंडी लगा दी और बाहर मेहमानों में आकर ज़ोर ज़ोर से शोर मचाने लगी कि सिकंदर की बीवी ने तो हम सब का मुंह काला कर दिया। हम सब ने सोचा भी नहीं था कि वो ऐसी होगी। देखो अंदर कमरे में क्या कर रही है, दूसरे मर्द के साथ ताल्लुकात बना रही है। ये सुनकर सिकंदर गुस्से में भागता हुआ अंदर कमरे की तरफ गया। बाहर मेहमानों में खलबली मच गई थी। बाहर बीजान तेजी से अब्रश की तरफ आई और कहने लगी, ये तुम क्या कर रही हो? अब्रश कहने लगी, मैंने क्या किया है? जो कुछ किया है सिकंदर की बीवी ने किया है। मैंने पहले ही कहा था ये लड़की ठीक नहीं है, लेकिन किसी ने मेरी बात का यकीन नहीं किया। अब्रश तो दिल ही दिल में खुश हो रही थी कि उसका मंसूबा कामयाब हो रहा है। मेहमान तरह तरह की बातें बना रहे थे और सिकंदर की बीवी को न जाने क्या कुछ कह रहे थे। अब्रश को लगा अब तो सिकंदर उसे तलाक दे देगा और यूं रोजीना से उसकी जान छूट जाएगी। दूसरी तरफ सिकंदर भागता हुआ गया और दरवाजे की कुंडी खोल कर देखा तो सामने ही वो मुलाजिम और रोजीना खड़े थे। रोजीना काफ़ी घबराई हुई लग रही थी। एक पल लगा था सिकंदर को सब कुछ समझने में। वो समझ गया था इस सब के पीछे अब्रश का ही हाथ है और अब्रश ने ही उस मुलाजिम को पैसे देकर इस घनावने काम के लिए मजबूर किया है, क्योंकि उसने कुछ दिन पहले ही अब्रश को उस मुलाजिम से बात करते देखा था। उस वक्त इसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था, लेकिन अब उसका शक यकीन में तब्दील हो गया। मगर उसे अब्रश से इतना ज़्यादा गिरने की उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। अब्रश सबको जमा करके अंदर ले आई। सिकंदर गुस्से से उसकी तरफ मुड़ा। अब्रश उसे अपनी तरफ मुड़ता देखकर परेशान हो गई कि कहीं उसका खेल उल्टा तो नहीं पड़ गया। सिकंदर को तो रोजीना को तलाक दे देनी चाहिए, वो अब्रश की तरफ क्यों आ रहा है? अब अब्रश परेशानी से पीछे की तरफ कदम उठाने लगी। उसी वक्त सिकंदर उसके करीब आया और उसे खींचता हुआ अपने कमरे में ले गया और अंदर से दरवाज़ा बंद कर दिया। पीछे बीजान दरवाजे को खटखटाते सिकंदर से कह रही थी कि सिकंदर दरवाज़ा खोलो, अब्रश को छोड़ दो, वो बच्ची है, उससे गलती हो गई। लेकिन सिकंदर किसी की कोई बात नहीं सुन रहा था। सब बाहर परेशानी से खड़े थे और अंदर सिकंदर ने अब्रश को एक थप्पड़ मारकर बेड पर गिराया और कहा, कितनी घटिया लड़की हो तुम, ऐसी हरकत करोगी, मैंने कभी सोचा भी नहीं था, और कितना गिरोगी मेरी नज़रों में, बताओ तुमने ऐसा क्यों किया? उसकी बात सुनकर अब्रश कहने लगी, मैंने क्या किया है? मैंने कुछ भी नहीं किया, जो कुछ किया है तुम्हारी बीवी ने किया है। तुम्हें शर्म नहीं आती? कैसे मर्द हो? अब तक तो तुम्हें उसे तलाक दे देनी चाहिए थी। सिकंदर ने इसे बालों से दबोचा और कहा, मैं अच्छे से जानता हूँ ये सब कुछ तुम्हारी कारस्तानी है। उस मुलाजिम को तुमने पैसे देकर ये सब करवाया है। अभी उसे 2 हाथ लगाएंगे तो सब कुछ फौरन से उगल देगा। तुम्हें क्या लगता है कि तुम बहुत तेज़ हो? अपनी औकात से बाहर आ रही हो। तुम जैसी लड़की में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं जो इस हद तक गिर जाए। मेरे दिल में जो तुम्हारे लिए थोड़ी बहुत इज्जत थी, आज वो भी ख़त्म हो गई। ये कहकर वो दरवाज़ा खोलता बाहर आ गया। बीजान फौरन अंदर गई तो देखा कि अब्रश बिस्तर पर औंधे मुंह पड़ी थी और रो रही थी। बीजान ने उससे कहा, बेटी उठो, लेकिन उससे पहले कि वो आगे बढ़कर उसे उठाती, अब्रश की माँ आगे आई और अब्रश को 2 थप्पड़ मार कर कहने लगी, तुम्हें शर्म नहीं आती? आज तुमने सबके सामने मेरा सर झुका दिया। मैंने तुम्हारी तरबियत ऐसी नहीं की थी। तुम इसी लायक हो। आज से मुझे अपना चेहरा बिल्कुल मत दिखाना।
मैं तुम्हारी माँ ही नहीं हूँ। ये कहकर वो रोती हुई वहाँ से चली गई। उस दिन के बाद से वो किसी से नज़र भी नहीं मिला पा रही थी। दूसरी तरफ अब्रश भी इस हादसे से शदीद शर्मिंदगी का शिकार थी। उसे इस बात का एहसास हो गया था कि उसने अपनी हसद में बहुत ही गलत कदम उठाया है। उस दिन उसने सबके सामने अपने किए पर शर्मिंदगी का इजहार किया और उन सब से माफ़ी मांगी, और सिकंदर और रोजीना से भी माफ़ी मांगी। दोनों ने उसे माफ़ कर दिया। लेकिन कुछ ही दिन गुजरे थे कि रोजीना ने सिकंदर पर इस बात पर जोर डालना शुरू कर दिया कि मेरे साथ वापस लंदन चले चलो, हम वहीं पर सेटल हो जाएंगे। सिकंदर ने उसे बहुत समझाया कि मैं अपने घर वालों को छोड़कर वहाँ हरगिज़ नहीं जा सकता। ये बात मैं तुमसे पहले कर चुका था, लेकिन अब तुम मुझे मजबूर कर रही हो। जिस पर रोजीना और उसके बीच एक झगड़ा खड़ा हो गया। सबने रोजीना को समझाने की कोशिश की, लेकिन रोजीना मानने को तैयार नहीं थी। और एक दिन सिकंदर को छोड़कर वो हमेशा हमेशा के लिए लंदन वापस चली गई। दूसरी तरफ सिकंदर उसके चले जाने से बिल्कुल टूट कर रह गया था। वो अक्सर बीजान को याद करता रहता था। एक दिन बीजान ने सिकंदर को समझाया कि तुम उस लड़की को भुला दो। अगर कल को तुम्हारे यहाँ बच्चे हो जाते और वो उन्हें लेकर चली जाती, तब तुम्हें ज़्यादा पछतावा होता। बेहतर है कि जो होना था अभी हो गया। अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो। देखो, अब्रश तुम्हारे लिए एक लंबे अरसे तक इंतज़ार करती रही है। मेरी मानो तो तुम उससे शादी कर लो। सिकंदर ने जब उनकी ये बात सुनी तो हैरान रह गया, और फिर उसने बीजान की बात पर गौर करना शुरू किया। अब्रश उसके ख़ानदान की लड़की थी और कभी भी उसे ख़ानदान छोड़ने का ना कहती। उसकी बचपन की मंग थी। उसे अब एहसास हो रहा था कि उसके बड़ों ने उसके लिए जो फैसला किया था वो बिल्कुल ठीक था। अगर वो अब्रश को करीब से देखता तो वो बहुत खूबसूरत और अच्छे मिजाज की लड़की थी, और इसने सबके सामने अपनी गलती की माफ़ी मांगकर अपना सर भी ऊंचा कर लिया था। सिकंदर को अब बहुत ही पछतावा महसूस हो रहा था कि उसने पहले इसकी अच्छाई क्यों ना देखी। एक दिन अब्रश छत पर बैठी सूरज गुरूब होते देख रही थी। तभी उसके पीछे सिकंदर आकर खड़ा हो गया। अब्रश ने मुड़कर देखा तो सिकंदर को पास खड़े देखकर हैरान रह गई। फौरन से उठकर वहाँ से जाने ही लगी थी कि सिकंदर ने आगे बढ़कर उसे रोक लिया। उसने अब्रश से कहा कि इतने दिन में मुझे समझ आ गई है कि तुम ही मेरे लिए सही इंतखाब थी, और अब मैं सब कुछ ठीक करना चाहता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करना चाहोगी? अब्रश सिकंदर के मुँह से यह सुनकर हैरान रह गई। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि सिकंदर उसकी तमन्ना करेगा। हालांकि वो अल्लाह से सिकंदर को रोज़ मांगती थी, और आज उसकी दुआएं कबूल हो चुकी थीं। उसने फ़ौरन से सर हिलाया और शर्म के मारे वहाँ से नीचे भाग गई। थोड़े दिन बाद ही हवेली में उन दोनों की शादी की तकरीब मुनक्किद हुई, और सिकंदर और अब्रश की शादी कर दी गई। इस शादी से सब खुश थे, और अब्रश और सिकंदर ने माजी को भुलाकर एक नई ज़िंदगी की शुरुआत कर दी। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें। बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें ताकि हमारी आने वाली हर मज़ेदार कहानी आपको वक्त पर मिलती रहे।